अब बढ़ेंगे अपनी चर्चा की ओर। एक और अहमदाबाद में 15 साल के बच्चे ने अपने ही सहपाठी की हत्या कर दी, तो वहीं उत्तराखंड के काशीपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को डरा कर रख दिया है। टीचर को अपने ही छात्र को डांटना देखिए किस तरीके से काशीपुर में भारी पड़ गया कि छात्र को टीचर ने पहले डांटा और उसको इतना नागवार गुजरा कि उसने अपने लंच बॉक्स में तमंचा रख लिया। तमंचा रखकर वो स्कूल भी लेकर आता है और लंच टाइम में टीचर को गोली मार दी। गोली चलने के बाद से स्कूल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। टीचर को जख्मी अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो टीचर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं स्कूल के दूसरे शिक्षकों ने आरोपी छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले तो कर दिया है, लेकिन ये छात्र जो है वो 9वीं का छात्र बताया जा रहा है। गोली सीधे शिक्षक के दाएं कंधे में लगी है। रीढ़ की हड्डी के पास ये जाकर गोली अटक गई है। निजी अस्पताल में लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है। 3 घंटे तक लंबा ऑपरेशन चला। डॉक्टरों ने शरीर से गोली को बाहर निकाला है और शिक्षक को आईसीयू में अभी भी रखा गया। डॉक्टरों के मुताबिक अगले 72 घंटे डॉक्टर वो जो शिक्षक है एडमिट है उसके लिए बेहद अहम होने वाले हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ की है कि किस तरीके से उसने ये पिस्टल चुराई, वो घर से स्कूल लेकर आया और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। फिल्मों का असर या रील का बुखार, पढ़ाई में कच्चे, क्राइम में एकदम पक्के। छात्र ने छात्रा को मारा, इंस्टा पर भौकाल जमाया। टीचर बोली, स्टूडेंट ने चला दी गोली। जहां किताबों से ज्यादा सीखा जाता है जीवन का सबक, जहां शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं और छात्र ज्ञान के पथिक। कभी गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था। शिष्य अपने शिक्षक से ज्ञान ही नहीं संस्कार भी पाता था, लेकिन आज हालात बदल रहे हैं। अनुशासन का मतलब हिंसा बन गया है और शिक्षा का रिश्ता विश्वास की जगह डर और गुस्से में बदल रहा है। मामूली झगड़ा या लोगों का उकसाना, गुस्से पर नियंत्रण की कमी, साथियों के सामने भौकाल जमाना, सोशल मीडिया में व्यूज का चक्कर, फिल्मों के स्टंट और रील से प्रभावित। लेकिन उत्तराखंड से आई एक घटना ने इस रिश्ते की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए, जहां 9वीं के क्लास के एक छात्र ने थप्पड़ मारने से नाराज होकर अपने ही टीचर पर गोली चला दी। यह घटना न सिर्फ भयावह है बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर शिक्षक और छात्र के रिश्ते में इतनी दूरी क्यों आई। ये घटना केवल एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस नाजुक रिश्ते की कहानी है जो शिक्षक और छात्र के बीच होता है। शिक्षक जो अनुशासन और मार्गदर्शन का प्रतीक होता है और छात्र जो सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में होता है। लेकिन जब अनुशासन क्रोध को जन्म देता है और गुस्सा हिंसा में बदल जाता है तो रिश्ता कहां खड़ा होता है। अनुशासन और मार्गदर्शन का प्रतीक होता है शिक्षक, सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया में होता है छात्र। ईश्वर के समान पूजा जाता था शिक्षक, प्राणों की आहुति देते थे छात्र। बदलते समाज और दबाव और संवाद की कमी इस रिश्ते को खोखला कर रही है। जहां शिक्षक के लिए जरूरी है धैर्य और संवेदनशीलता, वहीं छात्र के लिए भी जरूरी है आदत और संयम। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों को जीवन के मूल्यों, धैर्य और सहनशीलता सिखाना भी है। लेकिन क्या अनुशासन के नाम पर शारीरिक दंड देना उचित है? और क्या एक थप्पड़ की प्रतिक्रिया में गोली चलाना उचित ठहराया जा सकता है? यह घटना हमें मजबूर करती है कि हम शिक्षक छात्र के रिश्ते को नए सिरे से टटोलें। क्या हम अपने बच्चों को गुस्से को नियंत्रित करना सिखा रहे हैं? क्या हम शिक्षक को संवेदनशीलता और संवाद की कला सिखा पा रहे हैं? काशीपुर में 9वीं के छात्र ने टीचर को मारी गोली। गाजीपुर में 9वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र को मौत के घाट उतारा। अहमदाबाद में एक छात्र पर दर्जनों छात्रों ने किया चाकू से हमला। स्कूल के 7 छात्रों ने मिलकर दिया वारदात को अंजाम।
काशीपुर की यह घटना एक चेतावनी है, एक संदेश है कि हमें अपने स्कूलों में विश्वास, संवाद और सम्मान को बढ़ावा देना होगा। शिक्षक और छात्र का रिश्ता तभी मजबूत होगा जब दोनों एक दूसरे को समझें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह जीवन को बेहतर बनाने की कला है। उत्तराखंड में फिर दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां सबसे पवित्र रिश्ता माना जाने वाला गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित हुआ है। जहां एक शिष्य ने टिफिन बॉक्स में लाकर अपने गुरु को गोली मार दी। फिलहाल गुरु की हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और सवाल उठाए हैं कि आखिर उस बच्चे पर आखिर अवैध असला कहां से आया। अजहर मलिक, न्यूज इंडिया, काशीपुर। वहीं हम बात करें नाबालिग के अपराधों की और उनसे होने वाले हादसों की, तो आप चौंक जाएंगे। भारत में 31,170 नाबालिग अपराध दर्ज, 7% हत्या या हत्या का प्रयास, 65% मामूली झगड़ा या उकसाना। हर साल दुनिया में 1,75,000 बच्चों की मौत। यह वक्त है कि हम फिर से उस रिश्ते की नींव को मजबूत करें, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि आपसी सम्मान और भरोसे से आगे बढ़े, क्योंकि अगर गुरु शिष्य का रिश्ता टूटा तो समाज की सबसे मजबूत नींव हिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर बच्चों के बीच ये अपराध क्यों बढ़ रहा है? क्या उनकी मनस्थिति है और क्यों आखिर ये अपराध बढ़ रहा है? क्यों इतना चिड़चिड़ापन है आजकल के नाबालिग बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में, कि वो हत्या जैसा जघन्य अपराध कर रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ जाने माने मनोवैज्ञानिक कपिल कक्कड़ जी जुड़ गए और रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ गए। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कपिल कक्कड़ जी, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी और मैं उस मनस्थिति को समझना चाहूंगी जब बच्चे इस तरीके के जघन्य अपराध को अपनाना पसंद करते हैं। आजकल हमने कई बार देखा है जहां छोटी छोटी बात पर इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है छोटे छोटे बच्चों में कि वो हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि पबजी खेलते खेलते अगर मां ने मना कर दिया तो मां की हत्या कर देते हैं। उनकी क्या मनस्थिति है? आखिर इतना चिड़चिड़ापन बच्चों में क्यों है? देखिए, जब बच्चे की एज 12 से 17, 16, 17, 18 साल की होती है तो एक बहुत ही डेलिकेट एज होती है, जहाँ पे बहुत अनकंट्रोल्ड इमोशंस होते हैं। वो बच्चे को खुद नहीं समझ आते कि वो जो उसके इमोशंस हैं वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। वो उन इमोशंस पे रिएक्ट करता है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो इंटेंस ग्रेटिफिकेशन का जमाना है कि आपने बटन दबाया और कॉफी निकल गई। तो हर उम्र के आदमी ये सोचता है कि कोई भी वो काम करे उसको इमीडिएट रिजल्ट मिले। और बच्चों के साथ ये वाली चीज और दूसरे स्तर पे चली जाती है कि जब बच्चों की कोई बात नहीं मानी जाती या बच्चों को कोई बुरी बात लगती है तो स्पेशली 14, 15, 16 साल की उम्र ऐसी होती है जो एग्रेशन होता है वो बच्चा अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता। दूसरी चीज होती है कि बच्चों को लगता है, देखिए, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें आई ना आई हो बट उनको ये लगता है अथॉरिटी उनमें है। अब जैसे इस केस में हुआ, टीचर ने 2 दिन पहले बच्चे को थप्पड़ मारा, जबकि वो भी आज की डेट में स्कूल्स में बिल्कुल डिस्करेज किया जाता है कि किसी भी तरह का वायलेंट बिहेवियर टीचर्स की तरफ से भी। बट आप देखिए कि बच्चे ने जो उसका रिएक्शन दिया वो क्यों दिया? क्योंकि उसको था मेरे इतने सारे बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई, बच्चे बाकी जो मेरे पीयर्स है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं जो अपने आज तक अपने आप को दिखाता आया हूं। तो उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया और वहां पे उसको ये समझना आ गया कि मैंने अब रिवेंज लेना है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर केस में या कोई भी आप केस में देखो, वायलेंट बिहेवियर से पहले भी 3, 4, 5 महीने तक उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से इमोशनल खींचातानी चलती है, टग ऑफ वॉर चलती है। मेरे हिसाब से इस टीचर और इस बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो बहुत टाइम से खराब होगा। टीचर अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे होंगे कि इस बच्चे को लाइन पे लाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि इस बच्चे की एनर्जी को चैनलाइज करना जरूरी है।
क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ये बच्चा बद से बदतर इसका एटीट्यूड हो जाएगा। पर बच्चे ने ये वाली बात कहीं ना कहीं समझी नहीं, और उसने उसको लगा कि यही मेरा जो टीचर है मेरा दुश्मन है। क्योंकि देखिए टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग होता है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तक तो वो आराम से समझाएगा, प्यार से समझाएगा, फिर उसका भी अंदर अंदर कहीं ना कहीं एग्रेशन निकलना शुरू हो जाएगा। कई बार शुरू में बच्चे को टॉन्ट करेगा, कई बार बच्चे के सामने लोगों के सामने बच्चे को कुछ और बोल देगा। तो वो बिल्डअप होते होते मुझे लगता है जब उसने फाइनली ये जो टीचर ने थप्पड़ मारा, तो इट वाज लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है कि पर बच्चे कपिल को जी लगा देखिए, कि अब हमने भी बहुत हो पढ़ाई गया। की है, आप भी स्कूल गए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी सर भी जुड़े हुए हैं, वो भी स्कूल गए हैं। हमने भी देखा है कि जब टीचर हमें पढ़ाते हैं, कई बार ऐसी चीजें होती है जब हम होमवर्क पूरा नहीं करते, सवालों के जवाब नहीं देते, तो कभी कभी टीचर भी होते हैं जो गुस्सा करती है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन आजकल के ये बच्चे समझने में असमर्थ क्यों है कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए ही सही बताई जा रही हैं और हमारे लिए ही की जा रही हैं? देखिए वो जमाना अलग था। हाँ। आप अभी, जबकि खैर आप में और मेरे में भी थोड़ा जनरेशन गैप होगा, पर वो वाला जमाना इसलिए अलग था क्योंकि आपके पेरेंट्स की भी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती थी। जो टीचर होता था, पेरेंट्स पीटीएम करते थे बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स भी, आपके पेरेंट्स ने भी आपके ऊपर दबाव डाला होगा। तो स्कूल का एक रीइंफोर्समेंट घर पे होता था, घर का रीइंफोर्समेंट स्कूल में स्कूल में होता था। होता था। अब वो वाला दौर चला गया है। वो पेरेंट्स अपना काम कर ठीक रहे है। हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी है, उनको लगता है कि स्कूल हाँ, की कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर है, स्कूल जरूर है, इस बच्चे पे भी को। मैं आऊंगी सर, लेकिन हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, आजकल ऐसी घटनाएं बार बार बढ़ रही हैं। हम देख रहे हैं अभी अहमदाबाद में हमने देखा किस तरीके से छात्र की हत्या कर दी, और अभी ये तस्वीर सामने आई है उत्तराखंड से, जहां पर नाबालिग छात्र 9वीं में महज पढ़ता था, पिस्टल लंच बॉक्स में भरकर ले गया और टीचर पर गोली तान दी। आपको क्या लगता है सर, ये घटनाएं सामने आने के बाद जिस तरीके से नाबालिग बच्चों को बाल सुधार गृह भेजा जाता है, क्या बाल सुधार गृह तक भेजना काफी है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये मानसिकता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जहां पर चिड़चिड़ापन और अपराध करने से बच्चे डर भी नहीं रहे बिल्कुल। देखिए सुमित्रा जी, इसके पीछे एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और केवल आप दिल्ली, देहरादून या इंडिया का ना लें, यहाँ से लेके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये प्रवृत्ति आजकल बहुत एग्रेसिव हो गई है। अमेरिका के अंदर स्थिति ये आ गई कि बच्चा गन उठाकर 27 अपने कुलीग्स को, बच्चों को गोली से भून देता है। और इस तरह की इंस्टेंस पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आज की जिंदगी में बहुत भाग दौड़ ज्यादा है, बच्चों के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इजीली अवेलेबल है। जिस तरह गन बताया मैंने, गन की जैसे फादर ये कि गन अपने चुरा कर ले आया, टीचर को गोली मार दी। अमेरिका के अंदर आप जाइए, किसी भी शॉप पर जाइए, किसी मॉल में जाइए, वहां इस तरह से आराम से, जिस तरह आप सब्जी लेते हैं उस तरह से, हालांकि आप कुछ उसमें टाइट कर दिया मामले को, इतना इजी नहीं है, परंतु पहले बहुत इजी था गन लाना, बड़ी से बड़ी गन लाना बहुत इजी था। उसके पीछे पारिवारिक समस्याएं हैं। आजकल माता पिता को यही नहीं पता कि उसका बच्चा पढ़ रहा है, खेल रहा है, क्या मूवी देख रहा है, कोई मीडिया और इंटरनेट है, क्या उसका जो नकारात्मक प्रभाव है उनके बच्चे से उसको कैसे बचाना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पहल की है, छोटे बच्चों के लिए उसको बैन कर दिया गया है हमेशा के लिए। स्कूलों के अंदर जो उचित मार्गदर्शन होना चाहिए वो आज के टाइम बच्चों को नहीं मिल पाता, क्योंकि टीचर्स एक बिल्कुल प्रोफेशनल, जो स्कूल्स हैं उनका जो एटीट्यूड है केवल पैसा कमाने तक रह गया है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। घरेलू हिंसा है, परिवारों के अंदर हिंसा हो रही है, देख रहे हैं कि माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो रहे हैं। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा टेंस हैं, परिवार टूटे हुए हैं, माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं बच्चों पर, दोनों वर्किंग है या एक वर्किंग है तो दूसरा कोई और वजह है, गलत संगत है बहुत सारी। आजकल जो संगत का असर बहुत ज्यादा होता था, पहले पेरेंट ध्यान रखते थे कि मेरा लड़का या लड़की किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किस तरह के दोस्त, किस तरह की उसकी सहेलियां हैं। परंतु आज जो है चूंकि दबाव बहुत ज्यादा है, उसके अलावा शैक्षणिक दबाव बहुत है बच्चों के ऊपर, माता पिता की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि मेरा बच्चा 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आए। तो बहुत सारे रीजन है, केवल एक कारण को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये तो अभी शुरुआत है, अभी एआई का टाइम, डिजिटल का टाइम है, हर एक बच्चे के हाथ में तमाम तरह के मोबाइल्स, तमाम तरह के गैजेट्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं, उसको वर्ल्ड की वो चीजें पता लग पा रही हैं। कुछ इसका पॉजिटिव पक्ष भी है और निगेटिव पक्ष आप और हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अब बच्चों को बचाएं। तो जिस तरह की घटनाएं आपने अभी बताया, उत्तराखंड की घटना और दिल्ली की घटना, दूसरी जो जगह की घटना है, वो सारे एक कारण
इसका ये खोजने की जरूरत है कि हम कैसे अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है कैसे उसको मार्गदर्शन कर सके। पहले समय में बच्चा अपने टीचर के पैर छूता था, आजकल टाटा बाय बाय वो समय चला गया कि अपने गुरु की रेस्पेक्ट करनी है। वो इसको एक टीचर की तरह, प्रोफेशनल टीचर की तरह मानता है कि इसका काम है, इसकी नौकरी है मेरी, मैं इसकी तनख्वाह देता हूं और ये मेरे को पढ़ाता है, इसका काम पढ़ाना है, मेरे पर्सनल मामले में दखलंदाजी नहीं देता। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो हमारे सिस्टम में धीरे धीरे जो बदलाव चेंज आ रहे हैं, लाइफ स्टाइल बदल रहा है बच्चों विभूषण का। जी, एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि पहले होता था कि बच्चे प्रणाम करते थे, और लेकिन आजकल का जमाना गुड मॉर्निंग और हाय हेलो वाला हो गया है। कहीं ना कहीं बच्चों को अध्यात्म से भी जुड़ने की जरूरत है, क्योंकि आज हम देखते हैं जेनजी का जमाना है और बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते, मंदिरों में बिलीव नहीं करते, आध्यात्म की ओर उनका बिल्कुल भी रुचि नहीं देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमने सुना है और हमने ये फील भी किया है कि जब आध्यात्म से हम जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन शांति हमें महसूस होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं सुचित्रा, क्योंकि बच्चों को आज की डेट में मंदिर के लिए जाना कहना भी बहुत मुश्किल है। वो उसको हंसी में लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं अध्यात्म की तरफ। आप उनको बोलो डांस का प्रोग्राम है, म्यूजिक का प्रोग्राम है, कहीं पर पब में बार में जाना है, तो उनके लिए बहुत ईजी है। मैं बहुत सारे ऐसे परिवार जो विदेशों में रहते हैं, जब उनके बच्चे आते हैं, जब पार्टी करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं कि पापा यहाँ ड्रिंक तो है ही नहीं, म्यूजिक तो है ही नहीं, किस चीज की पार्टी है। तो कल्चर जब इस तरह की एक डेवलप हम लोग करेंगे, हमारा समाज एक डेवलप करेगा, तो इस तरह की चीज बिल्कुल स्वाभाविक है। इसलिए मैंने अमेरिका जिसको सबसे लीडिंग माना जाता है उसका एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अमेरिका में ये आम बात है कि पेरेंट्स को अब पता ही नहीं है उनकी पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, बच्चों के बारे में कोई जानकारी नहीं। केवल उनको स्कूल में एडमिशन करा देना, उनको सारी फैसिलिटीज मुहैया करा देना, गाड़ी घोड़ा कार सब कुछ उनको मुहैया करा देना। जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बचपन की, जो उनका बचपन है वो बचपन तक पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले अपराधी बन जाते हैं। अभी आपके चैनल पर आंकड़े दिखाई दे रहे थे कि हजारों की तादाद में बाल सुधार गृह, कोई इसका उपाय नहीं है। वहां पर आप सोचे कि तमाम बच्चों को जो अपराध में लिप्त हैं पाए जाते हैं कि या उनको सुधारा जा सकता है, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। बाल सुधार गृह में केवल कुछ समय तक उनको रोका जा सकता है, उनको कुछ बताया जा सकता है, परंतु बेसिक चीज घर से जुड़ी हुई है, परिवार से जुड़ी हुई है। जब तक माता पिता, उनके बुजुर्ग, क्योंकि अब सेकुलेटेड परिवार है, पहले जॉइंट फैमिली थी, चाचा दादी न सब लोग उसका ध्यान रखते थे कि बच्चा किस तरफ रहता है, कैसे रहता है, इसका व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है, सबकी न्यूक्लियर फैमिली है, सब अलग अलग साहब भी कर रहे थे, जो हमारे साथ जुड़े हुए जाने माने मनोवैज्ञानिक है, वो बच्चों को बहुत बेहतर तरीके से समझते भी हैं, उनके दिमाग को भी समझते हैं। सर, यही चर्चा भी हम कर रहे थे कि माता पिता के पास आजकल समय नहीं होता, दोनों वर्किंग होते हैं। कई बार देखते हैं कि एक वर्किंग है पर दूसरा ये समझता है कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बच्चे का ख्याल रखूं। कई बार इन वजहों से भी हम देखते हैं कि घर की जो स्थिति होती है, जो शांति होती है, जो एक बच्चा, जो एक बड़ा भी होता है, वो घर आकर फील करता है, वो चीज नहीं फील करने को मिलती है। क्या ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है कि बच्चे जो है वो ये फील करें कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, मेरी फीलिंग, मेरे इमोशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बच्चा 8 घंटे तो चलिए स्कूल में होता है, बाकी का टाइम बच्चा घर पे होता है। अब घर में उसको किस तरह का इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, क्या पेरेंट्स उसको टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स उसको किस तरह की अपब्रिंगिंग डाउनलोड कर रहे हैं, पेरेंट्स घर के अंदर खुद क्या कितने किस हिसाब से रिलेशनशिप आपस में चल रहा है। और बच्चे के साथ कई बार होता है कि भाई उसके एक दो भाई बहन होंगे तो बच्चे को लगेगा नहीं मैं निग्लेक्ट फील हो रहा हूँ और मेरा जो भाई बहन है उसको पेरेंट्स ज्यादा महत्व दे रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हम लोग हर एक चीज को मेजर करते हैं बच्चे का रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड से। हम लोग बच्चे की एनर्जी, अब जैसे आप जर्मनी जैसी कंट्रीज में देखेंगे या बहुत कंट्रीज में वो लोग 9th 10th में, इवन चाइना में वो लोग उनको स्किल डेवलपमेंट की तरफ भेज देते हैं। उनको ये नहीं है कि अगर बच्चे को 12th तक पढ़ना ही पढ़ना, उनको लगता है अगर बच्चा अच्छा कारपेंटर बन सकता है या अच्छा स्पोर्ट्स में हो सकता है। अब आप देखिए आज की डेट में लोग क्या करते हैं, आइडियली लोगों को अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स भेजना चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए भेजना चाहिए कि जहां पे बच्चा बिजी रहे, बट वो ये बच्चे को नहीं करते, ना बच्चा सुनता है। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे की कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा किसके साथ घूम रहा है, बच्चे का पेरेंट्स की तरफ मतलब क्या रुख है। कपिल सर, आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं संगति का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये हमने अक्सर देखा है कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो वो भी चोर ही कहलाता है, और यही संगत का असर कहीं ना कहीं हमें आज के जमाने पे भी देखने को मिल रहा है। इसमें एक और चीज है, अगर आपने लास्ट ईयर एक बहुत एक्सीलेंट वीडियो वायरल हुआ था
जहाँ पे एक फर्स्ट ईयर जो सेकंड ईयर कॉलेज का बच्चा एक एडिशनल आई थिंक एडिशनल कमिश्नर से पूछ रहा था कि सर हम लोग हमारे यहाँ पे फर्स्ट ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर में जब आता है उसको पता चलता था ड्रग्स कहाँ मिल रहे हैं, पर आप पुलिस वालों को क्यों नहीं पता कि ड्रग्स कहाँ मिल रहे हैं? ये बहुत वायरल हुआ था। सेकेंडली, आज पुलिस वाले उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछ रहे हैं उस पिस्टल कहाँ से आई। ये वाले, अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो पुलिस वालों से पूछना चाहिए पिस्टल उसके पास कहाँ से आई। अमेरिका जैसी कंट्रीज के अंदर ये लाइसेंस्ड है, आदमी जाता है वहां खरीद सकता है। जाहिर सी बात है सर, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सवाल कई खड़े होते हैं। कपिल कक्कर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वेदभूषण साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। और तो देखिए, जिस तरीके से कपिल सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और वेदभूषण जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। माफी चाहूंगी सर, जरा सी कमांड में मुझे दिक्कत हो गई थी। हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। और कपिल सर, जिस तरीके से आप तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे और एसीपी सर से आपने सवाल भी ये किया, सर आप ही से ये जवाब देना चाहूंगी कि बच्चों को पता है कि गन कहाँ मिल रही है, नशे के पदार्थ कहाँ मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। इसका मेन कारण क्या है सर? देखिए, पुलिस के भी यही परेशानी है कि कोई इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच पा रही। जो आप बता रहे हैं, बच्चों की प्रॉब्लम है, टीचर की प्रॉब्लम है, वही पुलिस की प्रॉब्लम है। आज पहले समय में मुखबर होते थे, मुखबरी करते थे, समाज को सुरक्षित रखना चाहते थे। वो बताते थे इस मोहल्ले में, इस गली में, इस फला जगह पर ये शराब, नशा या इस तरह की चीज बेची जा रही है। आज वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया है। केवल सारी पुलिसिंग केवल मोबाइल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, एआई के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर आ गई है। ये समाज का बदलता हुआ एक चेहरा है और पुलिस भी उसी का एक हिस्सा है। और जहां तक गन की बात है, तो गन देने के लिए, मैं जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना आसान है, गन लेना बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से ये जो गन बच्चे के पास आई है, पेरेंट्स की थी, उसमें जब गन का लाइसेंस दिया जाता है तो उसमें क्लॉज होती है कि क्या आप गन को सुरक्षित रखने में सक्षम है या नहीं है। यदि वो कहता है कि सक्षम नहीं हो तो उसको गन का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। परंतु दुर्भाग्य है कि जो गन के लाइसेंस होल्डर होते हैं वो नॉर्मली इन्फ्लुएंशियल आदमी होते हैं, पैसे वाले आदमी होते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से इस तरह की गन्स या रिवॉल्वर या पिस्टल ले लेते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं और उसका मिसयूज अब आपके सामने है। किस तरह से एक बच्चे ने अपने टीचर को ही गोली मार दी। तो ये समाज की जो विसंगतियां हैं उसका नतीजा है। उसके लिए पुलिस, टीचर, स्टूडेंट नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। किसी को पॉइंट आउट करने से ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। टीचर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को बच्चे की तरह माने, ना कि केवल एक उसको एक जो उसका स्टूडेंट है या उसके क्लाइंट है उसकी तरह नहीं। अब जो आउटसोर्सिंग का मामला चल रहा है, टीचर आउटसोर्सिंग पर आ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ट्यूशन करेंगे तो आपको स्कूल में अच्छा ध्यान रखूंगा, नहीं तो मैं आपको इग्नोर करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समाज के सभी अंगों की जरूरत है। इसमें केवल स्कूल मैनेजमेंट नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि सब मिलकर देखें। जाहिर सी बात है सर, जब एक बच्चा अपने घर से निकलता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, घर से निकलता है, स्कूल पहुंचता है, हम लोग देखते हैं कि प्ले स्कूल से निकलकर बच्चा फिर प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर सेकेंडरी स्कूल में जाता है, लगातार ये सिलसिला चलता है। उसके बाद धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है। कक्कर साहब, आपके पास आना चाहूंगी। हमने देखा है कि जब एक बच्चा बड़ा होता है, 28, 29, 30 की उम्र होती है, तब हम सुनते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो गया है। ये छोटे छोटे बच्चे जो महज 14-15 साल के बच्चे हैं, ना इनको फिजिकली वैसा कोई असुविधा होती है, ना मानसिक तौर पर इनको फाइनेंशियल चिंता होती है, पैसों की चिंता होती है, ऐसी कोई चिंता उनको होती नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीजें जिस तरीके से उनके ऊपर हावी हो रही है, आखिर प्रिकॉशन कैसे ले सकते हैं? देखिए, बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कहा इनको चलिए डिप्रेशन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, पर मूड स्विंग्स तो बच्चों के सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि बच्चों में मेच्योरिटी नहीं होती, अपने इमोशंस को कैसे कोप अप करे, अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करे, उनको कैसे संभाले, उनको कैसे एक्सप्रेस करे, वो बच्चों को नहीं आता। और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इमोशनल इंटेलिजेंस स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता। हमारे स्कूल में सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, किताबें, नॉलेज। बट उन नॉलेज को हम प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे चैनलाइज करें, उन इमोशंस को हम किस तरह अपने फेवर में कर सकते हैं। और कोई नेगेटिव इमोशन है, चाहे एंगर हो गया, चाहे जेलिसी हो गई, चाहे हेट्रेड हो गया, उसको हमने कैसे प्रोक्रेस्टिनेट करना है, हम अपने पेरेंट्स को कैसे जाके बताएं, उनसे कैसे एक्सप्रेस करें जिससे वो हमें एडवाइस करें। आज की डेट में प्रॉब्लम यही हो गई है
कि बच्चों का अपना एक कंफर्ट जोन है जो बहुत फिक्सेटेड है। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज एक तरह से नहीं है। उनको लगता है उनके पास अथॉरिटी आ गई है। वो अब देखिए, कभी इनके इस बच्चे के पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस तरह की चीज कर रहा होगा। आज की डेट में इतने बच्चे ड्रग्स लेते हैं, इतने बच्चे, और ये मैं स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, 8th 9th 10th, और मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। हर जगह ये अवेलेबल है। पर सवाल ये है कि, और ये बहुत बार टीचर्स को भी मालूम होता है, ऐसा नहीं है। और जैसे अभी वेदभूषण जी ने कहा, मैं इनकी बात से थोड़ा डिसएग्री करूंगा कि पुलिस को नहीं पता। मैं मानता हूं हमारी कंट्री की पुलिस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पुलिस इन द वर्ल्ड। हमारी पुलिस, आप, मैं कह रहा हूं, आपका अभी कोई बैग चोरी हो जाए, मेरा कुछ हो जाए, और वहां से पीएमओ से फोन आ जाए कपिल कक्कड़ साहब का, चाहे एक छोटा सा 10 रुपए का नोट है, वो भी ये नंबर है, ये पता करके दिखाओ। हमारी पुलिस के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कोई भी चीज को कहीं से भी ढूंढ सकती है। पर सवाल ये है, हम क्यों नहीं ढूंढते? क्योंकि हम सब बहुत ही लैक्स बैठे हुए हैं। जाहिर सी सब बात है, बहुत कपिल relaxed कक्कर हैं। साहब, एक कहावत भी है कि अगर पुलिस चाहे तो भूसे से भी सुई खोज कर निकाल सकती है। Exactly, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इस बात से मैं भी सहमत करूंगी। और हमारे साथ लगातार वेदभूषण जी भी बने हुए हैं। सर, मैं एक बात आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर नाबालिग के साथ कोई जुर्म होता है तो पॉक्सो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर नाबालिग ही जुर्म करे तो फिर क्या सर? सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन जो मुझे देखने को मिलता है वो है बाल सुधार गृह। लेकिन अगर कोई बच्चा अपराध कर रहा है, इसका मतलब उसकी मानसिक स्थिति, जो उसकी मानसिकता है, वो काफी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी हम उसको नाबालिग के तौर पर से बाल सुधार गृह भेज रहे हैं। इसका मतलब सर सुधार तो हो ही नहीं रहा है। वो जितना बड़ा होगा, धीरे धीरे उसकी मानसिकता और ज्यादा उग्र होगी, वो और ज्यादा आपराधिक मामलों को और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देगा। उसको रोक कैसे सकते हैं? देखिए, निर्भया के बाद में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे आदेश दिए हैं कि बच्चे की मानसिक जो स्थिति है उसका आकलन किया जाए कि क्या बच्चा बालिग में काउंट किया जाए या उसको नाबालिग काउंट किया जाए या वो बॉर्डर लाइन केस है। ये एक लीगल इश्यू है। ये तमाम मेडिकल की जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है और इन्वेस्टिगेशन है, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अदालतें ये निर्णय करती हैं कि इस बच्चे को माइनर माना जाए या मेजर की कैटेगरी में स्टैंड किया जाए। क्योंकि कानून में अभी नया कानून आया, भारतीय न्याय संहिता, और जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसमें यही इंगित किया गया है कि बच्चा यदि सक्षम है इन चीजों को समझने के लिए कि उसकी रिवॉल्वर से एक टीचर की डेथ हो सकती है तो उसको बालिग माना जाए। तो क्या उसका माइंडसेट था, क्या उसकी प्रिपरेशन थी, क्या उसका एक्ट उसके ऊपर हुआ, तो तमाम चीजें अब कानून में बदलाव आ गया है। तो जरूर नहीं कि हर केस को बाल सुधार गृह की तरफ देखा जाए, उसको दूसरी तरह से जो एक आम क्रिमिनल है, एक आम अपराधी है, उसको भी उस तरह से ट्रीट करने का अब एक कानूनी प्रोविजन आ गया है। तो ये तमाम चीजें निर्धारित करती हैं, कोर्ट के अंदर मामले जाते हैं। चिल्ड्रंस के लिए यदि है तो उनके लिए अलग चिल्ड्रंस कोर्ट बनी हुई है। तमाम तरह की जो चीजें हैं आज समाज के अंदर बदलाव किए जा रहे हैं, कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, एविडेंस में किस तरह से, जैसे केस हैं उसमें किस तरह से कलेक्शन किया जाए, क्या एविडेंस कलेक्शन की जाए, वो तमाम चीजें बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बच्चे लिए, हमारे लिए, समाज के लिए एक प्रायोरिटी है कि वो हमारे बच्चे गलत दिशा में ना चले जाएं। इसलिए, और यदि वो चले गए हैं और उनका मानसिक परिपक्व इस रूप से हो गए कि वो किसी अपराध करने के लिए इंक्लाइंड है, तो उनके लिए कानून बहुत हार्ड एंड प्रोविजंस उसके अंदर रखे गए हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। एज वाला मामला वो पुराना टाइम का था कि आप 16 साल से नीचे आप कुछ भी करेंगे आपको माफ कर दिया जाएगा, परंतु अब वो कानून में बदलाव आ गया है। तमाम तरह की असेसमेंट के बाद में अदालतें, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद में इस कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है कि बच्चा मेजर की कैटेगरी में आएगा, माइनर की कैटेगरी में आएगा। तो अभी इन दोनों के मामलों में अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता लगेगा कि ये किस कैटेगरी में स्टैंड करते हैं, इनकी रियल एज क्या है। ये जो ट्रायल्स होते हैं और जो लगातार जांच होती है, सालों साल निकल जाते हैं सर इस पर वर्डिक्ट आने में। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त? मैं आपके व्यूअर्स की जानकारी और आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि अब वो टाइम चला गया तारीख पे तारीख वाला। अभी आपने आरजी कार केस के अंदर देखा 4 महीने के अंदर आजीवन कारावास हो गई। अब वो यदि एक बार 2 आदमी विटनेस के रूप में, अक्यूज के रूप में नहीं आते तो कोर्ट आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ जाती है। और बच्चों के लिए ओनली और ओनली 30 डेज का प्रोविजन रखा गया है कि 30 दिन के अंदर ट्रायल कोर्ट को यह निर्धारित करना पड़ेगा कि ये अक्यूज की कैटेगरी में है या इसको छोड़ दिया जाए। तो 30 डेज का टाइम इस मामले के अंदर फिक्स कर दिया है, जो पूरे कानून है, इसमें कोई
लैक्सिटी नहीं है, कोर्ट का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो 30 डेज के ऊपर वो कर सके। और भी बहुत सारे बदलाव नए कानून में, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, एविडेंस एक्ट है, उसमें लाए गए हैं। और आप देखिए जो अब ट्रायल शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनमें बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं, बहुत तेजी से नतीजे आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा उम्मीद रखें कि जो नया सिस्टम सरकार ने, भारत सरकार ने इस देश को दिया है, जो ब्रिटिश सरकार अपने इंटरेस्ट के लिए करती थी, अब इस देश की सरकार ने किया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट के साथ अच्छा कुछ निकलकर जल्दी आएगा। ठीक है सर, चर्चा को भी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ कपिल जी भी लगातार बने हुए, उनका रुख करेंगे। सर, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सोशल मीडिया आजकल बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों पर। हमने देखा है कि किस तरीके से एक 3 से 4 साल का बच्चा माता पिता के इशारों पर सोशल मीडिया पर रील बनाते हुए, डांस करते हुए और तमाम चीजें करते हुए नजर आता है। ऐसे ही बच्चे हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और कई ऐसी रील्स भी वायरल होती है, कहीं गन चलाते हुए, कहीं पर सड़क पर स्टंट करते हुए रील्स वायरल होती हैं। क्या इसका इम्पैक्ट बच्चों के दिमाग पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं इजाद हो रही हैं? देखिए, जो भी काम आप करेंगे, जो किताब आप पढ़ेंगे, आपको उसी किताब की नॉलेज होगी। जो सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, आप वही चीज एक्वायर करेंगे और वही चीज में आपका इंटरेस्ट बनेगा और वही चीज दोबारा आप उसको ढूंढेंगे। पर सोशल मीडिया में क्या है, अगर आप मान लीजिए गलत रास्ते में चले गए हैं और आप गन्स को देख रहे हैं, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स या एक्टिविटीज को देख रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें आपके फेसबुक, आपके इधर उधर अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो क्या करती है, वो आपको उससे और खींचती है अपनी तरफ। तो इसके लिए तो आज की डेट में आपको एफर्ट भी नहीं करनी, चाहे एडल्ट है, जो बच्चा है, आपका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें दिखाना शुरू करेगा। इसका मतलब है सोशल मीडिया आपको, अगर आप बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव चीजों की तरफ पुश कर रहा है, जो बहुत अच्छा है, जैसे रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। और अगर आप नेगेटिव उसमें है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीजों की तरफ पुश करेगा। जब वो आपको नेगेटिव चीजों की तरफ पुश करेगा, तो आप में कई बार आदमी के इमोशंस में और माइंड में होता है, चलो यार इसको छोड़ो, कुछ और ऑल्टरनेटिव, कुछ पॉजिटिव देखो। बट वो फिर वो एक तरह से काउवेब बन जाता है, मकड़ी का जाल बन जाता है, जहां पे बच्चा फिर उसको निकल नहीं पाता। और आजकल के माता पिता भी बच्चों के हाथ में फोन दे देते हैं ताकि बच्चा घर से बाहर ना जाए खेलने के लिए, और फोन में ही वो बिजी होता है और वो चेक भी नहीं करते कि आखिर वो बच्चा उस वक्त देख क्या रहा होता है। सर, अब मैं एक सवाल इसमें और जोड़ना चाहती हूँ। कई बार जैसे कि हमने देखा है कि भारत में अभी पोर्नोग्राफी की जो वीडियोस है, पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से बैन कर दी गई है, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी असर हमें देखने को मिलता है। जैसे दुष्कर्म की घटनाओं में भी बच्चे आजकल शामिल हो रहे हैं। हमने निर्भया कांड में भी देखा था, उसके बाद कई ऐसे घटनाएं सामने आई। एक बार अभी रिसेंट की घटना है सर, जब एक दादी के साथ एक नाबालिग बच्चे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। क्या सर पोर्नोग्राफी भी इसके कारण में से एक है? देखिए, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में आप अगर गलत रास्ते में पहुंच गए हैं, तो वो आपको सिर्फ एक चीज में नहीं रखता, आपको डीपर एंड डीपर एंड डीपर लेके चला जाता है। चाहे वो सेक्स हो गया, चाहे वो ड्रग्स हो गए, चाहे वो वायलेंस हो गया, चाहे वो आर्म्स हो गया, चाहे वो ये तक हो गया कि आपने किसी के साथ कैसे थेफ्ट करनी है, रॉबरी करनी है, या आपने गाड़ी कैसे चुरानी है, चुरानी है। मतलब ये अनएंडिंग फिनोमिनन हो जाता है, और इस पे एक बार आदमी को लत लग जाती है, तो वो उसी की तरफ जाता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्योंकि एक आदमी अगर वो सेक्स की तरफ एडिक्टेड है, वो सेक्स से फिर क्राइम में जाएगा, क्राइम की तरफ एडिक्टेड है, वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्सुअल असॉल्ट करना शुरू करेगा, फिर वो लोगों को ऑब्जेक्ट समझना शुरू करेगा। वो इतना सेल्फ कंज्यूम्ड हो जाता है, इतना ग्रैंडियोस इमेज हो जाता है, इतना सेल्फिश हो जाता है, उसको लगता है उसी की जिंदगी असली जिंदगी है, और बाकी लोगों की जो जिंदगी है उससे कोई फर्क उसको क्योंकि नहीं पड़ता, तो शायद उनकी जिंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसा बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूजन में चला जाता है। जब डिल्यूजन में चला जाता है, उसका सेंसिटिविटी लेवल डाउन हो जाता है। जब सेंसिटिविटी लेवल डाउन हो जाता है, तो उसके बात करने के तरीके में वो ज्यादातर चुप रहेगा, या बोलेगा तो बहुत अकड़ के बोलेगा, वो लोगों से बात नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा लोग, चाहे उसके माता पिता हो, कोई भी उसकी बात सुने, और वो ये नहीं, तो वो एक तरह से एक बैड एडल्ट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। और ये जो हम रिपीट कर रहे हैं, जो डिजिटल, और देखिए बच्चे आज की डेट में इतना होशियार है, आप जो मर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर दे पोर्नोग्राफी वगैरह, जिसको ढूंढना है, जिसको देखना है, वो ब्लैक वेब के थ्रू वो सब कुछ उनके पास एक्सेसिबिलिटी है। पेरेंट्स को इतना नहीं आइडिया होता जितना बच्चों को आइडिया होता है, कैसे चीजों को उन्होंने स्किप करके अब जो वो चाहते हैं एक तरफ
बैन होती है, लेकिन डार्क वेब की तरफ बच्चे अभी भी अपना झुकाव देखने को मिलता है और डार्क वेब पे सारी चीजें अवेलेबल भी होती है। हमारे साथ वेदभूषण जी भी बने हुए, उनका रुख करेंगे। सर, ये सारी चीजें किस तरीके से अब बच्चों को ये फर्क करवाया जाए कि रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है और लोगों को सेंसिटिव होकर देखना चाहिए, और ये जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और वो आपराधिक दुनिया में एंटर हुए जा रहे हैं, इसको किस तरीके से रोक सकते हैं सर? क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये सुचित्रा आपकी जिम्मेदारी है, महिला की जिम्मेदारी, जो घर की माँ है उसको उससे बढ़िया इनहेलर कोई या कोई दवाई, कोई भी इन चीजों को रोकने के लिए माँ से बढ़िया कोई औजार इस दुनिया के अंदर बना ही नहीं है। यदि माँ अपने बच्चे को, उसकी भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को कदर करती है, हर टाइम उसके साथ टच में रहती है, तो कोई कारण नहीं कि बच्चा कहीं स्लिप हो जाए, गलत जगह चला जाए, क्योंकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जब वो अपनी माँ को हर चीज शेयर करेगा, बताएगा, अच्छी बुरी चीज तमाम शेयर करेगा, तो उसकी माँ को पता रहेगा। पर जब माँ के पास टाइम ही नहीं है, माँ खुद ही दूसरी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, गलत अफेयर्स में या गलत चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, तो बच्चे तो उसकी कंट्रोल से बाहर हैं। फिर तो बच्चे जैसा वो देखेंगे, जैसे परिवार के अंदर जो माहौल है, स्कूल में जो देख रहा है या उसकी जो संगत है, तो तमाम चीजें उसका एक असर आएगा। तो पुनः लौटकर बात यही आती है कि जब तक जो घर की माँ है, जो महिला है, वो अपने बच्चे की टेक केयर नहीं कर पाएगी, समाज का कोई भी अंग, पुलिस, अदालत इस मामले के अंदर जीरो से भी माइनस है। केवल और केवल माँ का रोल है, जो उसको पैदा करती है, 9 महीने पेट में रखती है, बाद में निकालकर उसकी हर फीलिंग उसके साथ शेयर होती है, उसका हंसना, मुस्कुराना, उसका चलना, हर चीज उसकी माँ को पता होता है और होना चाहिए। यदि माँ को नहीं पता कि उसका बेटा किस दिशा में जा रहा है, तो ये फेलियर माता का है, पिता का तो है ही है, वो तो हेड ऑफ द फैमिली है, उसका जिम्मेदारी है कमाना, खाना, लाना, तमाम चीजों को सहेजना। परंतु माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिस दिन ये मैसेज समाज के अंदर जाएगा और तमाम अपने बच्चों को उसी तरह केयर करेंगे जिस तरह से माँ की एक जिम्मेदारी होती है 9 महीने पेट में रखने की, तो शायद इस तरह की चीज समाज के अंदर ना हो। और जो हमारा शिक्षक और जो छात्र का जो एक रिलेशन था, एक बॉन्डेज थी, वो जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगी, तो इस तरह के हालात बार बार रिपीट होते रहेंगे, पूरे दुनिया के अंदर हो रहे हैं। भूषण जी, इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी कि ये तो हो गई माता पिता के जिम्मेदारियों की बात, लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, मेंटोर होते हैं कि जो लोगों को डायरेक्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। अब जो बच्चों की जो एज होती है, अब आप सोचिए 15-16 साल का बच्चा है, वो फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और फादर या कोच उसको बोल कहता है कि पूरे कन्विक्शन से यू कैन डू इट, तू बस ऐसा कर, तू ये कर लेगा। वो बच्चे में अपने आप कन्विक्शन आ जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली एक तरह से जो पॉजिटिविटी आ जाएगी और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप इसका नेगेटिव देखिए, निर्भया केस में क्या हुआ, ऐसे ही उसके साथ जो 2-3 लोग थे, उस लड़के को उन्होंने बोला तू इसके साथ ये कर, तो जब उन्होंने उसको उस हिसाब से बोला, तो वो कन्विक्शन ऐसे लोगों में आ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम इन बच्चों को देखते हैं, ये ना तो बड़े हैं ना तो बच्चे हैं, हमको इनके पीछे जो लोग उस टाइम इनको गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, दे आर बिगर क्रिमिनल्स और दे आर बिगर डेमीगॉड्स, जो उनकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेके आ रहे हैं। अब आपने दूसरी बात करी प्रिकॉशंस की। देखिए, प्रिकॉशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को बच्चे के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। इसका क्या मतलब हुआ, पेरेंट्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो फ्री हैं तो बच्चा उनके पास आता है तो वो बात करेंगे, और ये सबसे बड़ा गलती है। बच्चा बहुत बारी कोशिश करेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स से बात करने की, पर पेरेंट्स कहीं ना कहीं उसको दूर कर देंगे, अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, या उस पर इंटरेस्ट ही दिखाएंगे। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को दूर कर देती है, क्योंकि उसको लगता है मैं किसको बोलूं, मैं किसको बताऊं। और यही चीज आगे जाके उसके स्कूल में भी, अगर उसकी टीचर को इसको रिब्यूक कर रही है, उसको अटेंशन नहीं मिल रही है, अब घर में भी अटेंशन नहीं मिल रही है, स्कूल में भी रिब्यूक हो रहा है, उससे पढ़ाई नहीं हो रही, पर वो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ ट्यूटर लगा देते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्यूटर ही सब कुछ कर ले। मेरा कहने का मतलब है, जब हमारा, तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, मैं पहले उनका रोल बताऊंगा, चाहे मदर हो चाहे फादर हो। कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले ले जिसमें आपने अच्छी आपको नॉलेज है, वो आप बच्चे के साथ, चाहे वो 8th में, 9th में, 10th में है, उसके साथ आप 1 घंटा हर रोज उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, उसके साथ वो सब्जेक्ट पढ़िए। मैं स्कूल के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, मैं
और बातें नहीं कर रहा, उसमें बच्चे की नॉलेज भी बढ़ती है और पेरेंट्स और बच्चे का इमोशनल कनेक्ट भी बढ़ता है। वहां पे एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, जहां पे बच्चा फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है हाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर कर सकता हूँ। तो ये वाली सबसे पहली चीज है। दूसरा हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा किसके साथ घूम रहा है, और बच्चे आज की डेट में बहुत ढीठ भी होते हैं, और बहुत हमें एक तरह से आज की डेट में अगर आप बच्चों को देखें ना, देयर इज अ वर्ड रेबेल, दे हैव बिकम अ रेबेल। उनको रेबेल के, अगर आपको देखिए रेबेल के साथ अगर आप रेबेल की तरह बिहेव करेंगे, अगर आप एग्रेशन दिखाएंगे, आप वायलेंस दिखाएंगे, आप उसको एक्यूज करेंगे, तो वो बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, वो और रेबेल हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर आपको उससे प्यार से बात करनी है, उसको अफेक्शन देनी है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को टच करना है। और कोशिश करिए कि जब आप बच्चे के साथ बात करें, 70% टाइम बच्चा बोल रहा है और सिर्फ 30% टाइम आप बोल रहे हैं। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जब बच्चे को बुलाते हैं तो वो अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। 80% पेरेंट्स बोलते हैं, वो बच्चे को भी, तो बच्चा उसमें बोर हो जाता है, क्योंकि बच्चे को लगता है ये पहले भी ज्ञान दे रहे थे, प्रॉब्लम मेरे साथ है, मैं कुछ बोलना चाहता हूं पर ये मुझे एक और ज्ञान मिल रहा है। तो जब आदमी को ज्ञान मिल रहा है, आपने उसको बिलिटल कर दिया, आपने उसको कहा कि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एज ए चाइल्ड तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुमने दुनिया नहीं देखी है। पर आप भी तो बच्चे के माध्यम से दुनिया देखिए। इसको कहते हैं रिवर्स मेंटरिंग, कि जहां पे आप अपने मेंटी से, जो छोटा बच्चा है या कोई जूनियर है, आप उससे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, क्योंकि वो भी आपकी आंखें हैं। वो आपको ये बताता है कि सोसाइटी में उसकी जनरेशन में क्या चल रहा है, वो लोग कैसे सोच रहे हैं, कैसे चीजों को देख रहे हैं। और वहां पे फिर आप एज अ पेरेंट, आपको बहुत हिम्मत मिलती है, आप चैनलाइज आप चीजों को करते हैं। पर इस केस में एक और चीज आती है, स्कूल्स आज की डेट में मैंने देखा है, वो लोग काफी एफिशिएंटली बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पर बहुत बार स्कूल्स एक गलती करते हैं कि कई, अगर 2 बार से ज्यादा अगर पीटीएम में कोई पेरेंट नहीं आ रहा, तो स्कूल को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो बच्चे के घर जाके पेरेंट से बात करे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब मैंने बहुत देखा है कि पेरेंट्स एक तरह से बच्चों को निग्लेक्ट कर रहा है, और ये सर्टेन स्टेट ऑफ सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा है, जहां पे वो बच्चों, वो पीटीएम में बच्चे जाते नहीं, और पेरेंट्स को लगता है हमने फीस दे दी और बात खत्म, और बच्चा पढ़ता है तो पढ़े। यही चीज है। और स्कूल को भी समय समय से फीस मिलता रहता है, तो स्कूल भी बहुत ज्यादा उस पर नोटिस नहीं करता, ध्यान नहीं देता। वो कहता है सुचारू रूप से सारी चीजें चल रही है तो चलने देते हैं। हमारे साथ वेदभूषण जी भी लगातार बने हुए हैं। सर, अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आपने 2 जनरेशन देखा है, एक जो जनरेशन आप पार करके आए हैं और एक जनरेशन जो इस वक्त चल रहा है, जिसमें लगातार बड़े तो अपराध कर ही रहे हैं, वो एडल्ट वाली एज तो है ही, लेकिन अब नाबालिग भी अपराधों में सबसे ज्यादा शामिल हो रहे हैं। ऐसे कई केसेस भी सामने आ चुके हैं। अगर हम कानूनी दृष्टि से देखें तो क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं, और बच्चों को किस तरीके से जागरूक किया जाए? स्कूलों में जाकर क्या जागरूकता अभियान चलाना चाहिए? घरों में किस तरीके से पेरेंट्स को जागरूक करना चाहिए? क्या वो प्रिकॉशंस होंगे जो लेने से आगे आने वाली जनरेशन और आगे आने वाले समय में हम ऐसे अपराधों में कमी देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए जरूरी है कि शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, स्कूलिंग की स्टेज से ही बच्चों को बेसिक जो कानून है उसके बारे में बताया जाए, सही और गलत बताया जाए कि किन वजह से वो जेल जा सकते हैं या वो आदर्श नागरिक बन सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य से जो मीडिया और एंटरटेनमेंट है, उसका प्रभाव आज की डेट में बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है। एलविश यादव जैसे लोग जब ड्रग्स की एक बहुत बड़े एक हीरो बनकर निकलते हैं, या बड़े बड़े हीरो हीरोइन जब फिल्म इंडस्ट्री के, सर आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी, समय के अभाव की वजह से यहीं पे चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो अब आपको सीधे लिए चलेंगे संसदीय